पर्याप्त रही होगी, क्योंकि बीमारों की संख्या बहुत कम थी। आज बीमारों की संख्या हमारी कुल संख्या की 70 से 80% हो गई है और ये चिकित्सा लगभग फेल हो गई है। पिछले 60 वर्षों में आजादी के बाद आप सब जानते हैं, सरकार भी मानती है इस बात को कि जितना विकास हुआ है एलोपैथी चिकित्सा का, जितने डॉक्टर बढ़े हैं, जितनी दवाएं बढ़ी हैं, जितने हॉस्पिटल्स बढ़े हैं, जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं, उतनी बीमारियां कई गुना गति से बढ़ गई। अब न हॉस्पिटल पर्याप्त हैं, न डॉक्टर पर्याप्त हैं। आप अक्सर आए दिन अखबारों में समाचार पढ़ते होंगे, टीवी पर देखते होंगे कि लोगों को बिना इलाज के मर जाना पड़ता है, बिना दवा के मर जाना पड़ता है, हॉस्पिटल के बाहर बेचारे पड़े रहते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि उनके ऊपर काम का इतना बोझा है कि वो सभी पेशेंट को अटेंड नहीं कर सकते। ये दोनों तरफ की बातें समझने के बाद मुझे वैद्य हार्डीकर जी की बात समझ में आई कि सब लोग अपनी चिकित्सा करने लगे तो रास्ता खुलता है सभी के स्वस्थ होने का। तो मैंने एक दिन हार्डीकर जी को पूछा कि क्या यह संभव है कि हर आदमी अपनी चिकित्सा खुद कर ले, तो डॉक्टर की क्या जरूरत है? तो उन्होंने कहा है कि डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर क्या करता है, आपसे कुछ बातें पूछेगा, आपको भूख लगती है कि नहीं, प्यास लगती है कि नहीं, नींद आती है कि नहीं, खाना अच्छा लग रहा है कि नहीं, वगैरह वगैरह, और ये सब आप उसको बताएंगे। ये सब बताने के बाद वो अपना कंक्लूजन आपको बताएगा कि आपको फलाना रोग हुआ है या आपको ऐसी तकलीफ हुई है। मतलब क्या है, डॉक्टर ने जो कुछ बताया आपके कहने पर, वो कोई भगवान तो नहीं है, ऐसा डॉक्टर तो कहीं नहीं है कि जो आप कुछ भी ना कहो और बता दे कि आपको ऐसा है। शायद 250-300 साल पहले रहे होंगे ऐसे कुछ चिकित्सक जो नाड़ी देखते ही बात करते थे कि आपने 10 दिन पहले ये खाया। हार्डीकर जी ने मुझे बताया कि ऐसे वैद्य रहे हैं इस देश में जो 1 मिनट आपकी नाड़ी पकड़ लें तो बता देंगे कि कल क्या खाया, 2 दिन पहले क्या खाया, 4 दिन पहले क्या खाया, 10 दिन पहले क्या खाया। अब ऐसे लोगों की कमी बहुत है इस देश में, संख्या भी कम है। तो हार्डीकर जी ने मुझे कहा कि आप जो बताते हैं डॉक्टर उस पर से अपना तय करता है, लेकिन उसमें भी वो पक्का नहीं होता। एलोपैथी चिकित्सा में तो सिद्धांत ही है ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, माने कोशिश करो और गलतियां करो, कोशिश करो और गलतियां करो, कोशिश करो, माने तीर चलाओ, लगे तो ठीक, नहीं तो तुक्का। ये बात हार्डीकर जी के मुंह से सुनी तो मुझे लगा कि वो आयुर्वेद चिकित्सक हैं, शायद इसलिए ऐसा बोलते होंगे। फिर मैंने ये बात कंफर्म करने के लिए एलोपैथी के कई बड़े डॉक्टरों से बात की, बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से बात की, दिल्ली में, मुंबई में। वो कहते हैं कि देखो बात तो सही है, लेकिन हम इसको जाहिर में नहीं कह सकते, माने आप जैसे लोगों के सामने नहीं कह सकते कि हम सब ट्रायल एंड एरर पे काम करते हैं, हम सब तीर चलाते हैं, लग जाए तो ठीक है, नहीं तो तुक्का है। माने आपका जो इलाज किया जाता है वो एक कुछ एजम्पशंस के आधार पर है, कंफर्म कुछ भी नहीं है उसमें। काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो आप तो मर ही जाएंगे। डॉक्टर कहेगा मैंने तो बहुत कोशिश की, अब मैं क्या कर सकता हूं, और आप चुपचाप अपने पेशेंट की डेड बॉडी लेके वहां से चले आएंगे। मैं आपको एक बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूं। हिंदुस्तान के एलोपैथी चिकित्सा के शीर्षस्थ डॉक्टर जो इस देश में हैं, उनकी एक संस्था है। वो संस्था की एक कॉन्फ्रेंस में मैं चला गया था गलती से, एक डॉक्टर मुझे पकड़ के ले गया था, मेरा जाने का तो कोई अधिकार नहीं था, लेकिन डॉक्टर ले गया था। वो कहता था कि तुम सुनना बस बैठ के, हम बात क्या करते हैं, कुछ बोलना नहीं, कुछ कहना नहीं, रिएक्ट नहीं करना, बस सुनना, हम देखो क्या बातें करते हैं। तो उस कॉन्फ्रेंस में 3 दिन में बैठा रहा दिल्ली में। जो बातें होती हैं वो आपको सुना दी जाएं तो आप किसी भी एलोपैथी चिकित्सक के पास नहीं जाएंगे। वो बिल्कुल इस तरह से बातें करते हैं जैसे कोई कसाई बकरे को काटने से पहले बात करता है। ऐसी स्थिति इस देश में आ गई है। फिर 3 दिन सुनने के बाद मैं परेशान हो गया, तो मैंने वो डॉक्टर से कहा मैं जाना चाहता हूं। उसने कहा अब तुम समझ गए हम लोग क्या हैं? तो मैंने कहा ये आपने मुझे समझाया क्यों? तो उन्होंने कहा तुम एक काम कर सकते हो जो हम नहीं कर सकते, कि ये बातें दूसरों को समझा दो। ऐसी स्थिति है। उसमें जो सबसे गंभीर बात हुई थी वो मैं आपको एक वाक्य में कहना चाहता हूं। वो ये कहते थे सभी डॉक्टर एक दूसरे से सहमत होते हुए कि 250 वर्षों में
एलोपैथी चिकित्सा ने एक ही काम किया है, दर्द से लड़ने का, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। 250 वर्षों में एलोपैथी चिकित्सा ने एक ही रिसर्च किया है, एक ही काम किया है, एक ही शोध किया है, वो दर्द से लड़ने का, इसके आगे कुछ नहीं है। और ये बात मैं बहुत घंटों घंटों सोचता रहा, तब जाकर मुझे मन में प्रेरणा हुई कि मुझे तो भारत के लोगों को कुछ और बताने की जरूरत है। तब मैंने हार्डीकर जी को पूछा कि अब मेरे समझ में आया, आप बताइए क्या करना चाहिए। तो उनका, देखो, आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें महान महान लोगों ने, चरक ऋषि, सुश्रुत ऋषि, बागभट ऋषि, निघंटु ऋषि, पाराशर ऋषि, ये सब महान महान लोगों ने एक बात कॉमन कही है, और वो ये कही है कि जो व्यक्ति मरीज होता है वो सबसे अच्छा डॉक्टर हो सकता है। इसको आप गंभीरता से मनन करते रहिए। ये बात चरक ने भी कही है, सुश्रुत ने भी कही है, बागभट्ट ने कही है, निघंटु ने कही है, पाराशर ने कही है कि जो रोगी होता है वो सबसे अच्छा डॉक्टर हो सकता है, क्योंकि उसको अपने दुख और तकलीफ का जितनी गहराई से महसूस हो सकता है वो किसी भी डॉक्टर को नहीं होता। जो अपने दुख तकलीफ को गहराई से महसूस कर सकता है वो चिकित्सा भी कर सकता है, बस उसको कुछ ज्ञान की जरूरत है। और कुछ ज्ञान, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्ञान अगर उसके जीवन में है तो वो कहते हैं कि वो हर तरह की बीमारी से लड़ सकता है और दूसरों को मदद कर सकता है। उनके इस वाक्य से मुझे बहुत प्रेरणा हुई कि जो रोगी है वो सबसे अच्छा चिकित्सक हो सकता है। और आयुर्वेद के जितने बड़े पंडित हैं वो भी मानते हैं इस बात को। वो ये कहते हैं कि आयुर्वेद का 85% हिस्सा, ये बात मैं आप सबको बहुत विनम्रता पूर्वक लेकिन गंभीरता से कह रहा हूं, इसको आप कभी भूलिएगा मत। आपके जीवन के स्वास्थ्य और चिकित्सा का 85% हिस्सा इतना सरल और आसान है कि आप स्वयं उसे कर सकते हैं। मात्र 15% हिस्सा ऐसा है जिसमें आपको किसी विशेषज्ञ की मदद की जरूरत पड़ सकती है, मात्र 15%। अगर परसेंटेज में बात किया जाए तो आप जानते हैं 33% पर आदमी पास हो जाता है, और उसके ऊपर सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, और 60 पे तो फर्स्ट डिवीजन होती है, 75% पे तो डिस्टिंक्शन आ जाती है। मैं 85% की बात कर रहा हूं। 85%, 85% चिकित्सा और स्वास्थ्य का हिस्सा ऐसा है जो आप स्वयं अपने जीवन में कर सकते हैं बिना किसी विशेषज्ञ की मदद के। बस 15% हिस्सा है जिसमें किसी विशेषज्ञ की जरूरत है। और आपको मैं एक आगे की बात कहता हूं कि ये जो 15% हिस्सा है आपकी जिंदगी का जिसमें आपको विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है, ये हिस्से में सबसे कम बीमारियां हैं, सबसे कम बीमारियां। माने जहां आपको विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़े आपके जीवन में, वो बीमारियों की संख्या सबसे कम है, और जहां विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है आपको अपने जीवन में, वो बीमारियां सबसे ज्यादा है। इसका माने कि हम 85% तो डॉक्टर हो ही सकते हैं। कंक्लूजन इस बात का यह है। अब आप अगर 85% से और बेहतर डॉक्टर होना चाहते हैं तो बागवट ऋषि कहते हैं कि अपने शरीर को थोड़ा जान लीजिए, बस। और वो दूसरी महत्व की बात कहते हैं कि अपने भोजन को पहचान लीजिए। शरीर को जान लीजिए, भोजन को पहचान लीजिए, तो वो कहते हैं आप 100% डॉक्टर हो सकते हैं। शरीर को जान लीजिए मतलब थोड़ा फिजियोलॉजी, थोड़ा एनाटॉमी, आज की भाषा में मैं कहूं थोड़ा शरीर विज्ञान आपको मालूम हो, और ये बहुत आसान है आजकल, कोई मुश्किल काम नहीं है। भारत सरकार ने विभिन्न तरह की छोटी छोटी पुस्तकें छपा रखी हैं जो बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। एनसीईआरटी के सिलेबस में अब तो ये आ गया है। वो किताबें बाजार में उपलब्ध हैं, आप खरीद लाइए और आपको थोड़ा फिजियोलॉजी तो समझ में आ ही जाएगा, थोड़ा बहुत एनाटॉमी समझ में आ जाएगा। शरीर के क्या क्या अंग हैं, अंगों के क्या क्या उपांग हैं, हृदय है तो कहां है, लीवर है तो कहां है, किडनी है तो कहां है, लीवर का किडनी से क्या संबंध है, किडनी का हृदय से क्या संबंध है, आपस के
उनके इंटर रिलेशनशिप है। अब तो एक चार्ट आता है कैलेंडर जैसा, मेरी आपको विनती है कि खरीद के एक टांग लीजिए अपने घर में, आपको भी मदद करेगा, आपके बच्चों को भी मदद करेगा। तो ये हिस्सा बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। बस इसमें जो मुश्किल हिस्सा है वो ये कि शरीर के अंगों के और उपांगों के जो नाम हैं वो जो भाषा में दिए गए हैं वो आपको थोड़ा कम समझती है, तो आप आयुर्वेद वाला ले लीजिए, वो आसानी से समझ में आएगा, उनके आपस के संबंध वगैरह वगैरह। मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं जाना चाहता क्योंकि ये उपलब्ध है आपके सामने, और इसमें ज्यादा बात करूंगा तो समय खर्च होगा। आपको सिर्फ संकेत कर रहा हूं कि आज आप चाहें तो आज, नहीं तो एक दो दिन में कुछ ऐसी पुस्तकें फिजियोलॉजी एनाटॉमी की खरीद लें, नहीं तो एक कैलेंडर चार्ट आता है वो ले लें, 2-3 कैलेंडर के चार्ट आते हैं वो ले लें। अभी सरकार ने एक 12 कैलेंडर का चार्ट निकाला है, बहुत ही सरल भाषा में है, बहुत आसान है, उसको घर में टांग कर पलटते रहें, देखते रहें। ज्यादा से ज्यादा 8-10 दिन आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा लीवर क्या है, हृदय क्या है, किडनी क्या है, आपस के इनके फंक्शंस क्या है। ये बात भागवत जी कहते हैं कि थोड़ा शरीर को जान लो और भोजन को पहचान लो। अब उसमें आगे उन्होंने एक सूत्र लिखा है संस्कृत में कि शरीर को जानना अगर है तो ठीक है, इसको जरा और समझिएगा, शरीर को जानना है तो ठीक है, लेकिन भोजन को पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी। माने उनका कहना यह है कि शरीर को जान लें तो ठीक है, नहीं जाने तो भी भोजन को तो पहचान लें। और भागवत जी ने पूरी विनम्रता से, पूरी गंभीरता से एक बात लिखी है कि जिसने भोजन को पहचान लिया उसको जिंदगी में कभी भी किसी चिकित्सक की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। अब भोजन को पहचान लिया माने रसोई घर को पहचान लिया, सीधी सी बात है। और भागवत जी कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी खोज अगर कोई है तो वो रसोई घर है। और वो कहते हैं कि सबसे बड़ा विज्ञान अगर कोई है तो ये रसोई घर का विज्ञान है, जिसको भोजन विज्ञान कहें या पाक शास्त्र कला कहें, जो भी बात आप कहना चाहें। वो ये कहते हैं कि इससे बड़ी खोज पूरी दुनिया में हुई नहीं और अगले हजारों साल होगी नहीं। इतनी गहरी बात वो कहकर चले गए यहां से। वो कहते हैं कि पिछले हजारों साल में हुई नहीं भोजन से ज्यादा रिसर्च, और अगले हजारों साल में होगी नहीं। और मैं अपने अनुभव से और आप खुद अपने अनुभव से ये बात कह सकते हैं कि दुनिया में भोजन और रसोई पर सबसे ज्यादा रिसर्च अगर कहीं हुई तो भारत में हुई, और अगले हजारों साल भी होगी तो भारत में ही होगी। क्यों? दूसरे देशों में भोजन ही नहीं है, रिसर्च क्या करेंगे? हो भोजन तब तो रिसर्च करें। आप में से बहुत सारे लोग यूरोप गए होंगे, अमेरिका गए होंगे, आप देखिए भोजन क्या है उनके पास, ले दे के एक पाव रोटी और डबल रोटी। अब वो आलू से खा लो या प्याज से खा लो, प्याज से खा लो कि आलू से खा लो, उसको बीच में काट के प्याज भर लो या प्याज बगल में रख के खा लो, उसको पिज्जा कह दो, बर्गर कह दो, हॉट डॉग कह दो, कोल्ड डॉग कह दो, वो प्रिपरेशन तो एक ही है ना। और वो प्रिपरेशन है मैदे का, मैदे को सड़ाकर बनाया हुआ। इसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं जिसको फूड स्टफ कहा जाए, माने सॉलिड भोजन, मुख्य भोजन कहा जाए, वो उनके पास एक ही है, पाव रोटी डबल रोटी। उसको वो मछली से भी खा सकते हैं, गाय के मांस से भी खा सकते हैं, बकरे के मांस से भी खा सकते हैं, या वगैरह वगैरह कहीं से कुछ भीख में मिल गया, दाल चावल वगैरह, तो उसके साथ खा सकते हैं, वो सब भीख में मिला हुआ है, उनके यहां कुछ होता है नहीं। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। एक बार एक विदेशी व्यक्ति से मेरा झगड़ा हो गया, एक जर्मनी का व्यक्ति था, उससे झगड़ा हो गया। झगड़ा कुछ इस बात का था कि भारत महान है कि जर्मनी महान है। ये जर्मनी के लोगों को आप जानते हैं, थोड़ा शॉविनिज्म बहुत है, खराब शब्द है शॉविनिज्म, लेकिन मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। वो कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं, दुनिया में हमसे बड़ा कोई नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं वगैरह वगैरह। हिटलर भी यही कहता था। तो उसकी महानता की हवा निकालने के लिए मैंने उससे कुछ सवाल कर लिए, तो परेशान हो गया, लेकिन जर्मनी की असलियत सामने आ गई। मैंने उसको पूछा तुम्हारे देश में क्या होता है? गन्ना होता है, गन्ना, शुगर केन? तो उसने कहा नहीं होता। आम होता है? आम नहीं होता। केला होता है? नहीं होता। चीकू होता है? नहीं होता। संतरा होता है? नहीं होता। मौसम्मी होती है? नहीं होती। जब बहुत परेशान हो गया तो कहने लगा देखिए मिस्टर राजीव दीक्षित,
कोई भी मीठी चीज मेरे देश में नहीं होती। अब बात आगे करिए। कोई भी मीठी चीज मेरे देश में नहीं होती। एक वाक्य में उसने खत्म कर दिया। फिर मैंने कहा अच्छा चलो, मीठी चीज नहीं, कड़वी चीज पूछते हैं। मेथी होती है? मेथी, मेथी तो मीठी नहीं है, तो मेथी होती है? उसने कहा नहीं होती। पालक होता है? नहीं होता। चुकंदर होता है?